नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशल एकेडमी में। एंड ये हम लोग करने वाले हैं सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। प्लीज़ कम टू सेक्शन 13। सेक्शन 13 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स मेनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, बट यू शुड बी रेडी फॉर मेंस ऑल्सो बिकॉज as I have said you, interconnected, all these sections are interrelated. So please come to section 13. What it says, exclusion of time. Again I am saying these all sections coming are of exclusion of time. Exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied. As what? Leave to sue or appeal as a pauper is applied. See what it says. In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where an application for leave to sue or appeal as pauper has been made and rejected. This is the part of the section 13 and इसी को समझिए है क्या ये। Section 13 is dealing with what? In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal. ठीक है, one fact, section 13 is dealing what? With the computing of the period of limitation for suit or appeal. कौन सी? Which? Because this is a special section applicable only for this purpose. Which suit? Which appeal? Where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected. So section 13 is specially only for this purpose. What do you mean by the pauper? इसको समझ लीजिए आप। सेक्शन 13 का पर्पज क्या है? मेनली सेक्शन 13 कहाँ अप्लाई होगा? जहाँ पर कोई व्यक्ति निर्धन है, और वह व्यक्ति, निर्धन का मतलब क्या है लॉ में? निर्धन का मतलब एक हो सकता है कि 5-10 लाख रुपए हो जब उसके पास, वो तब भी निर्धन की कैटेगरी में आ सकता है। निर्धन का मतलब यहाँ पर नहीं उसे कोई पैसे ना हो। पॉपर का मतलब है ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे कोर्ट फीस ऑफ द सूट। अगर किसी केस की, किसी सूट की या किसी अपील की जो कोर्ट फीस है वो इतनी ज़्यादा है कि एक इंसान की कैपेसिटी से बाहर है, तो वो आज पॉपर सामने आ सकता है। सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो वंशज है मुगलों का, मुगल्स का वंशज है। वो कहता है लाल किला मेरा है, लाल किला, द प्रॉपर्टी ऑफ लाल किला बिलोंग्स टू मी। एंड इसकी जो प्रॉपर्टी, मार्केट प्रॉपर्टी, वो अरबों में जाकर के है, और मेरी जेब में 5-10 लाख रुपए मुश्किल से। ही हैज़ ओनली 5 to 10 लाख रुपीज इन हिज पॉकेट एंड ही इज क्लेमिंग दैट द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ लाल किला रेड फोर्ट बिलोंग्स टू मी। द मार्केट वैल्यू ऑफ द लाल रेड फोर्ट मे बी इन बिलियंस, एंड इन दैट प्रोपोर्शन ही मे बी रिक्वायरिंग कोर्ट फीस. So despite that he has few lakhs in his hand, he may be a pauper vis-a-vis because he is unable to pay the court fees. So first of all, you should be very clear to you what do you mean by the pauper. Pauper means a person who is not able to pay the court fee. और अगर second, if there is a no concept of court fee, then he has only the worth of rupees not exceeding 1000 rupees. This is as per the CPC. So we are not going to deal in detail about the pauper. सिर्फ इतनी सी बात है, if you want to file a suit, if you want to file a suit or prefer an appeal as a pauper, you have to apply first. You have to seek the permission from the court. First of all, you have to approach, you have to make an application for leave to sue as pauper. अगर कोई व्यक्ति निर्धन के रूप में एक कोर्ट अपना सूट फाइल करना चाहता है, तो उसको पहले एप्लीकेशन देनी होगी। वो एप्लीकेशन पर कोर्ट इंक्वायरी कराएगी, इंक्वायरी करके लगता है कि हाँ ही इज ट्रूली पॉपर, देन हिज एप्लीकेशन विल बी अलाउड। सच में बताइए नहीं आपको ये। और जब वो अलाउड हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि ही कैन बी अलाउड टू फाइल द सूट विदाउट कोर्ट फीस। जब उसका सूट डिसाइड हो जाएगा, तब उससे फिर बाद में जो कोर्ट फीस है वो उससे वसूली जाएगी बात लेटर ऑन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर।
अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज़ रेज हैंड ताकि हम आगे बढ़े हो। सो ये सेक्शन 13 उन केसेस को डील कर रहा है कि व्हेन आई अप्लाई टू फाइल ए सूट एज ए पॉपर एंड फॉर दैट पर्पज आई मेड एन एप्लीकेशन but that application was rejected. No, you are not pauper, your application is rejected. Now question is this in this rejection it take away 2 months or 3 months, and in between time my suit is time barred. So what will happen with my case? I filed the application. When I filed the application, it was within the limitation, but after rejection this is time barred. So what will happen to my suit if you are not allowing my application as a pauper, and on the other hand my application is rejected and that is now being time barred? So I will be in the disadvantageous position. So this is the background of section 13. I hope it is very much clear to you. ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि भाई निर्धन के रूप में मैंने अप्लाई किया, आपने रिजेक्ट कर दिया। जिससे मैंने अप्लाई किया था उस समय लिमिटेशन में आ रहा था, लेकिन 2-3 महीने आपने रिएक्शन में लगा दिए, अब मेरा सूट टाइम बार्ड हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उस समस्या का सॉल्यूशन देता है सेक्शन 13. द सॉल्यूशन लाइज इन द सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. बढ़े आगे. नाउ सी द रिस्पॉन्स क्या है इसका. दिस इज the time during which the applicant has been prosecuting in good faith, please highlight this, has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded. The time जो time he spent in the court in prosecuting his application, that all time shall be excluded. Got it or not? But only subject to that, only condition is this, that he was prosecuting in good faith. This is very important. And second version क्या है? And the court may on payment of the court fees prescribed for such suit or appeal, treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fees had been paid in the first instance. So these are the two effects. I show you this. This is the, you can see this in this slide. The time during which, कौन सा time? Applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave. This time shall be excluded. This time shall be excluded. समझ लीजिए इस तरीके से कि जिस दौरान को, मान लीजिए application was made on 1st of April 2019. And his application was rejected on 30th May. अप्रैल एंड पूरा मई 2 महीने उसमें लग गए अप्लाई और रिजेक्शन में. 2 months have gone. तो this period of 2 months from commencing from 1st April to 30th May, it shall be excluded. Got it or not? सही है. Now what is for the court? कोर्ट क्या करेगी? Court may on the payment of the court fees prescribed. This is important. Now your application is rejected, but you are ready to pay the court fees. आपने court fee दे दी. Earlier आपने try किया, you tried for being a pauper, as a pauper. पहले आपने क्या कोशिश की, मेरे बिना court fee पे करे मेरा केस बढ़ जाएगा, वो आपकी application reject हो गई. अब आपके पास option है कि अगर आप court fee payment कर देते हैं on the payment of the court fees, then what the court can do? The court may treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fees had been paid in the first instance. Court will consider the case as if the fee was paid at the first instance. The court will be deemed to be as, even also as per the section 3. The court, have you seen the, please go to section 3. 3 2A. For the purpose of this act, a suit is instituted in the case of a pauper when his application for leave to sue as a pauper is made. ठीक है. This was, we have read it.
इन द केस ऑफ पॉपर व्हेन द एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड। तो जिस डेट पर एप्लीकेशन फाइल होती है उसी डेट से हम ये मानते हैं कि सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। बट नाउ सेक्शन 13 इज डीलिंग विद व्हाट? सेक्शन 13 इज सेइंग व्हेन द एप्लीकेशन वाज मेड बट इट इज नाउ रिजेक्टेड, then what to do? Then if you remedy is this, if you pay the fees and you want to continue, then that period shall be excluded and the court can treat as if the fee was court fee had been paid in the first instance. अब बताइए किसी को मतलब सबको समझ आया नहीं आया? जिसको नहीं आया रेज हैंड प्लीज। So first of all, please see the questions as well. कैसे questions आते हैं? Section 13 of the Limitation Act applies in cases of pauper. बहुत difficult question है. This is a difficult question for you. Just remember this: pauper, Section 10 trustee, Section 6 legal disability, Section 9 times once runs again, once starts to run. है क्या कुछ है limitation में? There is nothing. बस सिर्फ revision करना चाहिए आपको. This is pauper, and this is again Section 13. Same question. Now I come to your query as well and this to the term this. What this was this. The time during which the application has been prosecuting in good faith. Now what do you mean by the good faith? And for that purpose we will have to recourse to the definition section 2H. Now please go to section 2H. This is section 2H. Defines what? Good faith. And again this is prelims for you. You can be asked good faith has been defined under section 2H. So this can be the question in prelims. Secondly, good faith has also been defined in IPC section 52. So you should remember this. देखिए क्या है? Nothing shall be deemed to be done in good faith which is not done with due care and attention. So if you are prosecuting your, this is, इसको combine करता हूँ, if you are prosecuting your application as a pauper with due care and attention, this is required. It is not as if you did not take into account your assets. जब आपकी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने जाएगी एज ए पॉपर, तो कोर्ट विल सी योर एसेट्स. यू हैव प्लॉट, यू हैव दिस. सपोज कीजिए डॉक्टर रमेश ने अप्लाई किया, डॉक्टर रमेश अप्लाइड एज ए पॉपर. ठीक है जी. ही सेज कि आई कांट अफोर्ड दिस पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस. फाइन. एंड अलोंग विद हिज एप्लीकेशन ही विल हैव टू फाइल ए अटैचमेंट इन विच ही विल हैव टू मेंशन ऑल हिज एसेट्स. कि अब नंबर 1 2 3 और एफिडेविट देना पड़ेगा. दिस इज ट्रू. फ्रॉम दैट पर्पज कोर्ट विल कैलकुलेट हिज वर्थ, वेदर ही कैन बी कंसिडर एज पॉपर और नॉट. सही है. और इंक्वायरी भी होगी. तो ही मेंशन एवरीथिंग कि दैट प्लॉट, दैट शॉप, दिस दैट एंड इंक्वायरी शुरू हो गई. इंक्वायरी ऑफिसर ने कहा कि सर ही डिड नॉट मेंशन ऑल द गोल्ड चेन्स. he purposely withholded that information. इन्होंने अपनी जो गोल्ड चेन थी उसका बारे में चर्चा नहीं की है इसमें. और मुझे पता है, आप देख सकते हो सीसीटीवी कैमरे में. तो कोर्ट को अगर ये बात समझ में आ गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सर मुझे पता नहीं था. क्यों पता नहीं था? इट मीन्स यू आर नॉट प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ. इतनी तो टेंशन आप दे सकते थे कि भाई ये भी तो असेट है, गोल्ड भी तो असेट है आपका. So it is also to take the benefit of section 13 the applicant has been prosecuted in good faith. ये भी होना चाहिए. दोस्तों मेंस तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी और अब मैं आपको एक टिप देता हूँ मेंस के लिए. देखिए मेंस में बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपकी हैंड राइटिंग की स्पीड कितनी है. तो मैं आपसे कहूँगा कि 10 मिनट्स तक, 10 मिनट तक आप नॉन स्टॉप केवल अपना नाम लिखिए. जैसे मान लीजिए किसी का नाम रवि है तो रवि 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 लिखते चले जाइए और काउंट कीजिए आपने 10 मिनट्स में कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने शब्द आपने लिख डाले हैं, कितने शब्द आपने लिखे. उससे आपको ये पता चल जाएगा कि 10 मिनट्स में मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिख सकता हूँ. उससे ज़्यादा आप मेंस के एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे.
तो अपने मेंस के आंसर राइटिंग के लिए हमेशा अपनी राइटिंग स्पीड के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आपको ये टिप समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।